चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इससे पहले जो है हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और उससे रिलेटेड टर्म टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके पास जो है जो एक्सेलरेशन होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कई प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, और जो है अगर आप वीडियो मेरा वो नहीं देखें तो एक बार जाके यूट्यूब पर वीडियो को आप ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने बताया था कि 4 प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तभी जो है ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर स्पष्ट समझ में आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए, माय नेम इज़ पवन तिवारी और मेरा प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा चैनल पवन सर साइंस 066। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हेडिंग हम डालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है आप जानते हैं कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो हमें यहाँ पर ये एज्यूम करके चलना है कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जैसे सपोज दैट यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो हमें क्या एज्यूम करना है यहाँ पर कि ये बॉडी जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का फ़ायदा क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होगा। जैसे सपोज दैट क्योंकि पार्टिकल मूव करता है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर उसका टेंजेंट, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो उसके जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज दैट अगर v1 हो, यहाँ पर इसका अगर वैल्यू होगा v2, डायरेक्शन नहीं वैल्यू, अगर यहाँ पर होगा v1 हो, यहाँ पर v2 है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का, वही स्पीड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा। मतलब कि v1 अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर v के बराबर है तो v2 का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, v के ही बराबर होगा। ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। या हम बात करते हैं कहीं और तीसरे जगह ले लेते हैं, वहाँ पर भी स्पीड क्या होगा हमारा v3 होगा, तो भी क्या होगा v के ही बराबर होगा। यानी कहने का तात्पर्य यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड न चेंज हो, हर समय स्पीड क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम कहते हैं। ठीक, अब चूंकि स्पीड तो भले ना चेंज हो इसका, लेकिन हम देख रहे हैं इसका डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इधर आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि देखो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। और आप जानते हो कि किसी बॉडी का डायरेक्शन में चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई वेलोसिटी में सॉरी उसकी वेलोसिटी में चेंज होगी तो एक्सेलरेशन उसके अंदर होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा ना, और डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगी, और वेलोसिटी में चेंजिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो चूंकि यहाँ पर स्पीड भले कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन में चेंज होने के चलते उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उसके एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन, उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों एक्सेलरेशन होता है भाई, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मोशन करेगा तो भी उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके चलते वेलोसिटी क्या होगा हमारा चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं या तो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन या कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर तो मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा बट डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी को हम 2 तरीका से चेंज कर सकते हैं, एक कैसे, एक या तो मैग्नीट्यूड बदल दें स्पीड का अगर हम मैग्नीट्यूड बदल दें तो हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया,
दूसरा क्या होगा, उसका डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन बदल दें तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया कि भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। चलिए, बट डायरेक्शन तो हमने नहीं फिक्स किया, दोनों में से कोई चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन बदलने से उसकी वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस along the radius toward the center। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है और रेडियस के अलोंग होता है। तो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में, जो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मोशन करता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका जो डायरेक्शन होता है क्या, along the radius एंड टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। और इसीलिए तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियस के अलोंग होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम AR से भी डिनोट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन क्यों होता है आपने समझा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, चेंज होने एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका डायरेक्शन किधर होता है तो रेडियस के अलोंग होता है, सेंटर की तरफ होता है। ऑलवेज ये एक्सेलरेशन हमेशा कहीं भी रहेगा, बॉडी यहाँ रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यहाँ भी रहेगा तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यहाँ भी बॉडी अगर आ गया तो यहाँ भी अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, कहीं भी रहे उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। और दूसरी चीज़ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, कहीं भी देखिए 90 डिग्री पर ही होता है। ठीक, तो अब इसका हमें डेराइवेशन देखना है कि डेराइवेशन कैसे होगा। तो चलिए हम इसका डेराइवेशन देखते हैं। तो सपोज दैट कि कोई पार्टिकल हो, डेराइवेशन हम स्टार्ट कर दिए। सपोज दैट कि कोई पार्टिकल हो जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस r है ना, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर वो मोशन कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि पार्टिकल का किसी समय एट टाइम t वो पॉइंट P पर है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है, और आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t के बाद पार्टिकल जो है रीच कर गया पॉइंट Q पर रीच कर दिया, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, जहाँ v1 और v2 जो है वेलोसिटी वेक्टर है एट पॉइंट P एंड Q पर, P और Q पर वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, ये दो पॉइंट है। हम सपोज करेंगे उस समय जो इसमें एंगल में जो हमारा डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डिफरेंस हो रहा है डिस्टेंस, वो डेल्टा S के बराबर है। हम ये सपोज कर लेंगे। ठीक, जो एंगल में यहाँ पर था तो यहाँ से जब मूव करके इस पाथ के ऊपर गया तो इसके एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे मूव करके जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ से डेल्टा थीटा के बराबर हुआ। और उस समय जो ये यहाँ लेंथ हमारा है डेल्टा S, वो हमने कवर किया कि आर्क जो पाथ कवर किया है P से Q तक जाने में लगभग डेल्टा S के बराबर है। ओके, अब हम ये सपोज करके चलेंगे कि ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, जो बहुत स्मॉल होगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कि कोई ये सर्किल हो, ठीक ना, और ये पॉइंट मेरा P हो और ये पॉइंट मेरा Q हो, तो यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे ऐसे और ये खींचेंगे ये, तो यहाँ से लगेगा, देखिए ये जो इतना बड़ा था अब यहाँ पर इतना हो गया छोटा, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल मार लिया। डेल्टा टी यहाँ पर जो डेल्टा थीटा है ये बहुत स्मॉल है आपका, और भी छोटा हम स्मॉल सपोज कर लेंगे, बहुत स्मॉल होगा। अगर और छोटा हम स्मॉल सपोज कर सकते हैं तो ये क्या होगा, P और Q क्या होगा, एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, तो अगर हम बहुत स्मॉल सपोज कर लें, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि P और Q लगभग एक दूसरे के एकदम पास है, एकदम क्लोज है। देखिए बड़ा सर्किल है तो थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने छोटा कर दिया, मतलब कि सर्किल को छोटा ना किया जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल किया जाए। सर्किल बड़ा ही रहने दें, अगर ये सर्किल को हम बड़ा ही रहने दें, बट इसके डिस्प्लेसमेंट को, ये P है और जस्ट इसके बाद एक पॉइंट ले लें Q, तो टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा,
लगभग दोनों यहाँ V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा। ये मान के चलेंगे कि दोनों लगभग एक ही पॉइंट से निकल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए V1 और V2 में कितना डिफरेंस होगा, हम ये सपोज करके चलेंगे कि दोनों एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरा निकल रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे कि आउटसाइड में एक पॉइंट ए ले लेंगे, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि आपका V1 है और यहाँ पर जो है हम सपोज कर लेंगे कि आपका V2 है। ओ ये आपका हो जाएगा ए बी, हम दो पॉइंट सपोज कर लेंगे ए बी सी, दोनों एक ही पॉइंट से जो है दोनों वेक्टर को मैंने सपोज कर ले निकल रहा है। ये V1 भी इस पॉइंट से निकल रहा है और V2 भी हम सपोज कर लेंगे इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा जाएगा ऐसे। हमें फाइंड करना, अगर ये ए बी और सी हो तो फाइंड करना है ए बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक, सॉरी ए बी नहीं, ए बी तो मुझे V1 पता है, ये V2 पता है, हमें फाइंड करना है बी से सी तक की वैल्यू कितना होगा। और वी और सी अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल लगाएंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था, ये हमें फाइंड करना है बी सी, तो बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर हो जाएगा और बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी कितना है V1 वेक्टर और ये कितना है ए सी आपका V2 वेक्टर है तो V2 और ए बी आपका V1 वेक्टर है तो V1 वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V वेक्टर। तो जो BC होगा हमारा डेल्टा V के बराबर आएगा, जो हमारा V2 माइनस V1 वेक्टर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हो जाएगा डेल्टा V वेक्टर होगा। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये सपोज करके चला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत स्मॉल हो रहा है, बॉडी जो है बॉडी बहुत स्मॉल बहुत स्मॉल टाइम क्या है t प्लस डेल्टा टी। तो टाइम जितना ही स्मॉल होगा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत स्मॉल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ P पर है, बहुत स्मॉल समय में, ज़्यादा समय लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इस पर, बहुत स्मॉल समय लेंगे तो यहाँ पर है और जस्ट वेरी स्मॉल, तो क्या होगा तुरंत इसके पास पहुँचेगा, इससे भी कम डिस्टेंस पे पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, अभी भी थोड़ा लग रहा है कि दोनों के बीच स्पेस है, लेकिन अगर उससे भी कम डिस्टेंस ले लेंगे तो Q और पास आ जाएगा, Q और पास आ जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के एकदम एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही पॉइंट से निकाला है वेरी स्मॉल समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। डेल्टा टी समय में बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कर्व पाथ पर इस सर्किल पर बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मान के चलेंगे कि दोनों पॉइंट एक दूसरे क्या है वेरी क्लोज है, इसलिए मैंने मान लिया कि दोनों एक ही जगह से निकल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, BC कुछ इस डायरेक्शन में होगा जो डेल्टा V के क्या होगा इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया। तो आगे देखते हैं।